Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. Yesterday we ended our lecture on the biologically important properties of water. So today we will continue this one. कल तक हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें हमने पढ़ा था कि वाटर किस तरीके से बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है, उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है और वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल. ठीक है, इसके बाद जो अब हम नया अपना वाटर की नई प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, दैट इज़ द कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल. अब बात करते हैं कोहेसिव फोर्स, यानी ये कौन सी फोर्स है. तो बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उन्हें साथ जोड़े रखती है, वो क्या कहला रही है, कोहेसिव फोर्स. ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी स्ट्रॉन्ग है. अब अगर हम बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, उसके स्ट्रक्चर की, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वाटर हमारे पास उसका केमिकल फार्मूला है हमारे पास H2O, राइट. H2O में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, H, राइट, एंड OH. अब ये तो हमने बात की किसकी, एक मॉलिक्यूल की, वाटर के एक मॉलिक्यूल की. ठीक है, यहीं पर अगर मैं वाटर का एक और मॉलिक्यूल बना लूँ, सेम H और OH, ठीक है, H2. अब दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज अनदर मॉलिक्यूल. इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. तो बेसिकली हम कह रहे हैं दे रिमेन टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये बॉन्डिंग क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. और ये तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स को यकजा करके रखता है, एक साथ करके रखता है. हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि वाटर जो है वो क्या है, फ्लूइड है, बहता है एक साथ. ठीक है, अगर वो किसी कंटेनर में भी मौजूद है और वो कंटेनर फिल भी हो जाता है, उसके बाद भी वो एक साथ उसमें से बाहर आता है. ठीक है, वो वहीं रुक नहीं जाता. मतलब कि एक मॉलिक्यूल वाटर का अट्रैक्ट करता है किसको, दूसरे मॉलिक्यूल को. तो वो किस वजह से हो रहा है, वो इस फोर्स की वजह से हो रहा है, इस कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है. और बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों है इतनी ज़्यादा, वो इसलिए है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये MCQs के हवाले से भी आपके पास आ सकता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है. तो हम क्या कहेंगे, कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, तो अब हमने वाटर की बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ एंड कर ली हैं. अब यहाँ कुछ सवाल मैंने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी एक टॉपिक में से, बहुत ही छोटा सा ये एक टॉपिक है. अगर आपके पास इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, तो आपने पाँचों की पाँचों लिख दी. ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं आता, कुछ रीजंस के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा क्यों है. जैसा कि आप देखिए, वाई द कंटेंट ऑफ द सेल अनलाइकली टू फ्रीज. ठीक है, हमने कहा 70 से 90% सेल में क्या मौजूद है, पानी मौजूद है. ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि जो सेल के कंटेंट है वो फ्रीज नहीं होते, अनलाइकली टू फ्रीज. अब वो इसलिए फ्रीज नहीं होते, अगर आप थोड़ा सा अपना रिकॉल कीजिए, हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ में से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने कुछ इससे रिलेटेड जिक्र किया. हमने पढ़ा था एक पॉइंट में जिसमें हमने कहा कि वाटर की जो वेपराइजेशन है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है. ठीक है, उसके अलावा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, हाई है. यानी कि वाटर का जो आप कहें कि जो एवापोरेशन है उसकी, वो फ़ौरन से नहीं हो सकती. उसको क्या चाहिए, अपनी सारी की सारी अपने अंदर अपने आप को एवापोरेट करने के लिए या अपने आप को फ्रीज़ करने के लिए. फ्रीज़ कब होगी, जब एनर्जी रिलीज़ होगी, राइट. तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करना पड़ेगा. किस काम के लिए, ताकि उसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो जाए और वो क्या हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ जाए, यानी टेम्परेचर उसका कम हो जाए. और हमने क्या पढ़ा था कि वाटर जो है वो स्लोली ही हीट एब्जॉर्ब करता है और स्लोली ही हीट को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा. तो वो जब उसको आराम से वो रिलीज़ करेगा, और दूसरी चीज़ उसको अपना टेम्परेचर को भी बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. तो डेफिनेटली कम करने के लिए भी उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा. तो जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो कंटेंट है सेल के वो फ्रीज़ नहीं होते. क्योंकि हमारे पास वाटर को बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी, क्या करने के लिए, अपने टेम्परेचर को, अपनी थर्मल स्टेबिलिटी को ख़राब करने के लिए या उसको रिलीज़ करने के लिए. ठीक है, ये आपके पास इसका रीज़न हो गया, किसमें से, जो हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है. अब आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, आप इसको वहीं कहीं बुक से, आप अपनी टेक्स्ट बुक से, अपने नोट से, कहीं से भी आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हो. लेकिन अगर आप अपनी वर्डिंग में यही रीज़न बता दोगे, दैट विल बी फाइन. द नेक्स्ट वन, हाउ वाटर एक्ट एज बफर. बफर के तौर पे वाटर कैसे एक्ट करता है. बफर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो चीज़ जो क्या करे, चेंज
प्रिवेंट चेंज इन पीएच, प्रिवेंट कर दे चेंज इन पीएच, यानी पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि वाटर की हमें पता है क्या है 7 है, जो कि न्यूट्रल की तरफ होती है, यानी कि 7 आपके पास न्यूट्रल है। अगर हम इससे आगे जाते हैं, ये पीएच स्केल होता है हमारा पीछे की तरफ, तो यहाँ एसिडिक होता है आपके पास, ठीक है, और यहाँ आपके पास अल्कलाइन होता है, और ये आपके पास पीएच कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो वाटर का हमने क्या कहा कि वो बफर के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी कि जब भी सेल के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारी बॉडी में, हमारे सेल में जो हो रहे होंगे, उसमें पीएच चेंज होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन एक पर्टिकुलर पीएच पर काम करता है, ठीक है। हमारे क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन सब एंजाइम्स की मौजूदगी में हो रहे होते हैं, और एंजाइम की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो पर्टिकुलर पीएच पर ही काम करते हैं, वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो पीएच में जैसे ही चेंज आने लगेगा तो वाटर क्या करेगा उसको, अगर वो आगे अल्कली की तरफ जाती है, पीएच चेंज होती है, तो वो उसको वापस पीछे की तरफ लाएगा, एसिडिक की तरफ जाती है तो वो उसको वापस आगे की तरफ लाएगा। तो इसी तरीके से वाटर क्या एक्ट कर रहा है, एज अ बफर, कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रिवेंट कर रहा है पीएच में चेंज को। क्लियर। नेक्स्ट वन, वाई वाटर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। वाटर क्यों एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहला रहा है, हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल यानी कि ये एक्ट करता है एज एन एसिड, एज एन बेस, दोनों के तरीके पर एक्ट करता है, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, दिखेगा आइन में, तो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, जो कि जाहिर करता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा होंगे वो उतना एसिडिक होगा, जितने हाइड्रोक्सिल ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा, अल्कलाइन होगा, बेसिक की तरफ जाएगा। तो बेसिकली वाटर एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल कहलाता है, क्यों, क्योंकि वो दोनों के तौर पर एक्ट करता है, बोथ act as an acid as well as base. The next one, how water act as universal solvent. water को क्यों best solvent या universal solvent कहा जा रहा है, क्योंकि उसके नेचर की वजह से again it split into ions when in the aqueous solution। तो इसके अंदर ये क्या करता है कि polar solvent को भी, polar substances को भी अपने अंदर dissolve करवा लेता है, और साथ साथ कुछ non polar substances को भी अपने अंदर dissolve करवा लेता है, इसलिए ये act करता है as a universal solvent, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास जो इस टॉपिक में से आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस के तौर पर ये आपके पास आते हैं, इसके अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन बात ये होगी आपको सिर्फ टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, उसका जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपने समझे हुए होंगे, तो सवाल किसी भी तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हो, सिर्फ वो पूछने का अंदाज अलग होता है, क्वेश्चन टॉपिक वही चीज़ होती है आपके पास। तो ये से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं या आते हैं, या चांसेस हैं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दी है। बाकी ये पूरा 5 प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो ये हम यहीं एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।